चलो भाई, देखिए यहाँ तक का तो मामला हो गया बेसिक। अब इसके बाद हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि ये मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड फेज है, या सेकेंड फेज में आगे कंटिन्यूएशन कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अभी तक हमने कभी नहीं सीखा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एकदम नया है। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक नई चीज यहाँ पर आएगी जिसको कहेंगे हम एन फैक्टर। क्या पढ़ना है अपने को? एन फैक्टर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो कॉपी में, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? देखो एन फैक्टर क्या है। अब वैसे तो एन फैक्टर जो है वो एसिड के लिए वैलिड है, पर ये एन फैक्टर बेस का भी हो सकता है। अच्छा, एक टर्म और होता है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और एक होता है जिसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इनके लिए भी एन फैक्टर्स एप्लीकेबल होते हैं। बच्चों ठीक से समझ लीजिए। बट अभी हम ये तीसरे वाले को नहीं कंसीडर करेंगे। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट वाला मामला है, ये हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन या रेडॉक्स रिएक्शन जब आएगी। ये भी एक चैप्टर ही है आपके में, तो 5वां चैप्टर है शायद। तो जो 4 बेसिक चैप्टर्स होते हैं उन वो जैसे ही कंप्लीट होंगे देन वी विल स्टार्ट दिस रेडॉक्स। तो अभी हम जो एन फैक्टर की चर्चा करेंगे वो चर्चा स्ट्रिक्टली सीमित है एसिड के लिए और बेस के लिए। इन्हीं दो को समझना है। तो साहब एन फैक्टर का मतलब क्या है? देखो हेडिंग एन फैक्टर ऑफ एसिड। अच्छा, एन फैक्टर को शॉर्ट में एनएफ लिख देते हैं। तो एन फैक्टर हो गया। तो पहले हम बात करेंगे एसिड के एन फैक्टर की, फिर बात करेंगे बेस के एन फैक्टर की। तो देखो एसिड का एन फैक्टर क्या है। कोई भी एसिड अपना एसिडिक नेचर शो कब करेगा? जब वो H+ को रिलीज करेगा। तो कोई भी एसिड अपने एसिडिक नेचर को शो करने के दौरान जितने H+ रिलीज करता है उसे ही उस एसिड का क्या कहते हैं? एन फैक्टर कहते हैं, है ना। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या हो गया? नंबर ऑफ H+ released by an acid to show its acidic nature. To show its acidic nature. तो जितने H+ ये रिलीज कर रहा है अपने एसिडिक नेचर को शो करने के लिए, वो H+ ही क्या की संख्या होती है इसका एन फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, किसी एसिड में जितने एसिडिक H प्रेजेंट हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे एसिडिक H एक ही बार में रिलीज कर दे, है ना। देखो एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। बच्चों आप कंसीडर करो H2SO4 को। ठीक, तो आपने H2SO4 का फोटो बनाया था। तो H2SO4 में जरा देखो कितने एसिडिक H है। तो अगर हम यहाँ पर इसका फोटो भी थोड़ा सा ड्रॉ कर दें तो H2SO4 का ऐसा फोटो बनता है। तो उसमें ये भी एक एसिडिक H है और ये भी एसिडिक H है। बच्चों एकदम ध्यान से देखिएगा। अब जब आप H2SO4 को पानी में मिलाओगे, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन देखोगे, तो वो दरअसल क्या होगा, 2 तरह से हम आपको दिखाते हैं। एक बार आप ऐसे लिख रहे हो, तो इस H2SO4 ने कितने H+ रिलीज कर दिए? 2। तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। ठीक है, एक तो ये बात रही। इसी H2SO4 की एक और डिसोसिएशन देखते हैं। कैसे? जैसे H2SO4 का
एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में आपने मिलाया, तो ये एक साथ दोनों H प्लस रिलीज नहीं करता है। ये क्या करेगा, पहले एक H प्लस रिलीज कर देगा, अब H प्लस निकल गया तो क्या बच गया, HSO4 माइनस बचा बच्चों। इसे क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट सल्फेट आयन, और इसे क्या नाम देते हैं, सो वी कॉल इट बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो अब बताओ कि वही एसिड है बट उसने इस रिएक्शन में कितने H प्लस रिलीज किए, एक, तो उसका इन फैक्टर क्या माना जाएगा, एक। बच्चों समझ गए। तो जरूरी नहीं है कि जितने एसिडिक H हैं वो सारे के सारे एसिड अपनी एसिडिक नेचर को दिखाने के चक्कर में रिलीज करें, बारी बारी से भी कर सकता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप एन फैक्टर 2 लिखोगे, और ऐसा लिखा हुआ है तो आप एन फैक्टर कितना लिखोगे, 1। दूसरी चीज़, क्या ये कह सकते हैं कि किसी भी एसिड का एन फैक्टर जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसमें जितने एसिडिक H प्रेजेंट है। बात समझे कि नहीं। तो H2SO4 का एन फैक्टर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो 1 लेगा या 2 लेगा। अब 1 से कम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 से कम अगर H प्लस निकल रहा है तो फिर तो एसिडिक नेचर ही नहीं दिख रहा है, तो कम से कम एन फैक्टर की वैल्यू 1 तो होगी। अब इसमें 2 भी हो सकती है, क्या 3 हो सकती है, 3 कहाँ से हो जाएगी, 2 ही H प्लस है तो 2 ही ना निकलेंगे। तो जो नंबर ऑफ एसिडिक H है वो एन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है एन फैक्टर, है ना। तो लिखिए इस पूरे रिएक्शन को, इस साइड रफ कर दें, ये हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एन एसिड कॉमा एन फैक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू है या एन फैक्टर की वैल्यू जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एसिडिक H प्रेजेंट इन एसिड। जो एन फैक्टर है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी नंबर ऑफ एसिडिक H प्रेजेंट इन एन एसिड। ऐसा करता है बच्चों, एकदम ठीक से समझो इस बात। ठीक, नंबर ऑफ एसिडिक H प्रेजेंट इन एन एसिड। अब जैसे एसिड के आपने एन फैक्टर सीखे वैसे ही आप बेस के भी सीख सकते हैं। बेस में OH माइनस को रिलीज करेगा, पहले इतना लिख लो जल्दी से। हाँ भाई, हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, गौर से देखो। 3 कॉलम बनाते हैं बच्चों, एक में लिखते हैं हम एसिड, एक कॉलम में लिखते हैं एसिडिक H, और एक कॉलम में हम लिखते हैं एन फैक्टर। सुनिए, चलिए ध्यान से। जैसे H2SO4 से ही चलो शुरू करते हैं। तो H2SO4 में एसिडिक
अच्छा, H3PO4, H3PO4 का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो जरा देखो उसमें कितने एन फैक्टर, कितने H हैं जो O से कनेक्टेड है। तो तीनों ही H O से कनेक्टेड है कि नहीं? तो एसिडिक H कितने हैं? 3। तो अगर एसिडिक H 3 है तो एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो H3PO4 वाला नहीं, क्रॉस करके बनवाए थे, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनवाए थे वो H3PO4 है। फिर HNO3, बच्चों देखो गौर से, HNO3 में तो एक ही H प्लस प्रेजेंट है, एक हो गया इसका एन फैक्टर। फिर उसके बाद से HCl, उसमें भी एक ही प्रेजेंट है तो एक हो गया एन फैक्टर। ऐसे करना है, नोट कर लीजिए। तो एन फैक्टर डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगी रिएक्शन। तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एन फैक्टर्स हो सकते हैं। अब जैसे एसिड में H प्लस कितने निकल रहे हैं वो तय करता है एन फैक्टर क्या है। बेस में क्या होता है कि OH माइनस जो निकलते हैं वो तय करते हैं एन फैक्टर क्या है। तो हेडिंग डालो एन फैक्टर फॉर बेस। तो बेस का एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड by a base, है ना, during acid base reaction, during acid base reaction, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, या ये भी मत लिखो, रिलीज बाय अ बेस लिखो, बस इतना सही। नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज बाय अ बेस, ये हो गया एन फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में आप मिलाएं तो Ca2 प्लस एक्वस हो गया और 2OH माइनस एक्वस हो गया। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कितने OH निकाले? 2। तो उसका एन फैक्टर क्या हो गया? 2। ये है आदित्य का मुंह, ये है आंखें, कहते थे स्माइलिंग आदित्य। ये क्या होता है, जब भी हम एक माइनस बनाते हैं तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा देते हैं। देखो उसका लॉजिक क्या है। देखो ये माइनस का साइन और उस लोन पेयर का लॉजिक भी बच्चों आप समझ लें। देखिए क्या होता है, आदित्य ने सही सवाल पूछा। देखो वैसे आदित्य ने तो पूछा, अब आप बताइए कोई क्या इसका लॉजिक। ये स्माइलिंग फेस क्यों बना हुआ है? बताएं सौम्या जी, आप क्यों बना दिया ये? चलो सब लोग समझ लो ऐसा क्यों बनाते हैं। जैसे अगर अकेला O है बच्चों, तो O के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, तो OH हो गया तो कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्डिंग में चला गया। अब कितने बचे इसके पास? 5। तो 5 बचे तो 5 बना लीजिए। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज वेरी अनस्टेबल सिस्टम, है ना। तो कभी भी अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैसे उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो बड़ा वो जो है चपल रहता है, बहुत तेजी से जो है क्या करता है, अनस्टेबिलिटी पैदा करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं बाहर से प्राप्त हो जाए तो उसका पेयर पूर्ण हो जाएगा, और बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला तो एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम नेगेटिव चार्ज के साथ 2 डॉट लगा देते हैं, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से प्राप्त हुआ है, एक इसका है, तो मिलकर एक लोन पेयर तैयार हो गया। समझ गए? ठीक है, चलिए। तो ये एन फैक्टर बेस का हो गया, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। अब आप देखें, जैसे हम एक दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख रहे हैं, सीखो सब लोग और से।
बच्चों देखो, जैसे कुछ एसिड बेस रिएक्शन आपको सामने दिखेंगी। पहली H2SO4 की रिएक्शन हुई NaOH से। बच्चों गौर से देखो यार, तो H2SO4 से NaOH की दो रिएक्शन हम करा सकते हैं। कैसे? एक बार क्या करें कि ये एक H+ निकाले और ये एक OH- निकाले। बच्चों गौर से सीखो। देखो यही समय है, देखो दो तुम्हें साल मिलेंगे, एक 11th एक 12th। तो जो 11th का ईयर है समझदार बच्चों के लिए वही वरदान, और बेवकूफ तो उसको ऐसे ही निकाल देंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से कोई बेवकूफ की श्रेणी में जाए। तो अभी पूरा समय है, यही समय है अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करने का, बिकॉज यू हैव नो इशू, नो प्रेशर व्हाट्सएवर। अब वही जब 12th आएगा तो तुम्हारे घर वाले डंडा लेके तैयार रहेंगे कि अगर तुम्हारी बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर धीमे धीमे समय गुजरेगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स पे भी प्रेशर रहता है, तो फिर वो पूछेंगे हाँ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तुम्हारे कितने % आने की उम्मीद है, क्या है। तो तुम कहोगे पापा देखो ऐसा है कि अब हम एक ही कर सकते हैं, आप ज़्यादा तंग करेंगे तो हम IIT की तैयारी छोड़ देंगे। वैसे तो तुम्हारी छुट्टी हुई होगी लेकिन फिर भी जो है तुम अपने फेस सेविंग के लिए जो है कहोगे, आप कहो तो हम IIT की तैयारी छोड़ के बोर्ड पर ही सारा ध्यान दें। तो कहेंगे हाँ बोर्ड पर ही सारा ध्यान दो, जबकि उन्हें पता नहीं कि तुम्हारा वैसे ही मामला 0 चल रहा है। तो फिर क्या होगा कि ऐसा नॉर्मली होता है। तो ऐसा नॉर्मली क्यों होता है? क्योंकि एग्ज़ाम जो JEE का होगा उसमें तो 11th का भी सिलेबस आएगा और 12th का भी आएगा, और फिर 12th में तुम्हारा बोर्ड भी होगा। फिर अच्छा, फिर क्या होगा कि जब तुम्हारी परीक्षा का टाइम होगा JEE मेन का, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में परीक्षा होगी और तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से प्री बोर्ड होने लग जाए, है कि नहीं? तो दिसंबर ही में प्री बोर्ड चलेगा, उसी में फिर स्कूल वाले तुम्हारे प्रोजेक्ट लगा देंगे, तो तुम्हें प्रोजेक्ट जमा करने पड़ेंगे, और उसी में तुम्हारे जो है तलवार लटकी रहेगी JEE मेन की। तो इन सब परिस्थितियों में कौन, अच्छा फिर तो वहीं उसी समय तुम्हारे प्रैक्टिकल भी चलेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स में कौन आगे बढ़ सकता है? जो पहले से सब प्रिपेयर करके रखा होगा। भाई कहीं यात्रा करने जा रहे हो, ट्रेन है 8 बजे, एक है कि जो सवेरे 7 बजे 8 बजे तक सब करके निपट के बैठ जाएगा। अब ट्रेन है 8 बजे, 7 बजे कह रहे अरे लाओ टैक्सी लाओ और ये लगाओ वो लगाओ, तो ट्रेन छूटेगी या सामान छूटेगा। तो वही स्थिति बच्चों की भी है। तो वही प्रिपेयर कर सकते हैं, वही आगे तक कंसोलिडेट कर सकते हैं जो 11th को अच्छा कर ले, और 11 दिन का गया तो वैसे ही चले जाएंगे। प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 50% सिलेबस 11th का ही है। तो दिस आई थिंक, I must say this time is more vital than the 12th, क्योंकि 12th में तो यू कैन नॉट हेल्प, आपको तो एग्ज़ाम देने ही, प्री बोर्ड आपको देने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिकल आपको देने ही पड़ेंगे, बोर्ड की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब सोचो तुम्हारा जनवरी में एग्ज़ाम हो गया, फरवरी मार्च 2 महीना बोर्ड की परीक्षा चली, और फिर जो है एग्ज़ाम आया अप्रैल में, तो 2 महीने तो तुम्हारा ये छूट ही जाएगा, तुम अप्रैल में वैसे ही चौपट हो जाओगे। तो कौन बच सकता है जो पहले से, मतलब आपको ये इंश्योर करना होगा कि बाई द सितंबर ऑफ क्लास 12 तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन वेल अप टू डेट, सब कुछ फिनिश्ड हो गया, तुम्हारी कॉपी एकदम अप टू डेट है, तुमने अपनी कॉपी को 2 साल 1.5 साल कस के बॉर्नवीटा पिलाया, तुम्हारे पास एक मजबूत नोट्स है, उसी पर आश्रित होके आपको एग्ज़ाम देना है। ये सितंबर अक्टूबर तक एकदम कंप्लीट होना चाहिए,
तभी तुम जो है इस लायक हो के एग्जाम में सक्सेसफुली बैठते हो। अब परीक्षा है, अब साहब पढ़ रहे हैं 1 शॉट, है ना, कुछ है नहीं आगे पीछे, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, है ना, ये सब फ्रॉड है, आप समझ लीजिए इस बात। Only those students who work continuously for entire period. Some of you, या some of the students start preparation since class 9th, 10th. आजकल 8 से भी, अब तो हमें लग रहा है कि बच्चे पैदा ही होते चिपका दो उसको कि IIT की तैयारी, तो वो भी चालू है। तो आप लोगों को बड़ी गंभीर मेहनत की जरूरत है, उसके लिए उल्टा खड़ा नहीं होना है, बस क्या करना है, कॉपी में जो बताया जा रहा है उसको याद करते चलो, रेगुलर रिवाइज करते चलो, इतना ही। देखो साहब, ये एसिड बेस रिएक्शन, सेम रिएक्टेंट्स हैं दोनों, हम आपको 2 अलग अलग रिएक्शन कराते हैं। कैसे? देखो कैसे, एक ये H+ रिलीज करे, बस एक ही H+ रिलीज करे और ऐसा हो जाए, तब देखो क्या होगा, ये दोनों मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो NaHSO4 बनेगा और ये दोनों मिल जाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। सीखो, तो इस रिएक्शन में इसका N फैक्टर कितना हुआ बोलो? 1, और उसका N फैक्टर कितना हुआ? ये भी 1, क्योंकि इसने एक H+ निकाला, इसने एक OH- निकाला। अब सेम रिएक्टेंट है बट रिएक्शन देखो अलग हो सकती है। कैसे? अब साहब ये क्या करे, दोनों H+ रिलीज कर दे, बात नहीं करो यार। अब 2 H+ से निपटने के लिए कितने OH चाहिए? 2, तो यहाँ 2 OH- हो गए और 2 Na+ हो गए, तब क्या बनेगा? Na2SO4 और 2H2। इसका N फैक्टर कितना लिखोगे बोलो? 2, और इसका कितना लिखोगे बोलो? 1। अच्छा, ये इस बात को भी समझे, इसके 2 यूनिट थे तब 2 OH- निकले, तो एक यूनिट ने तो एक ही OH- निकाला, तो पर यूनिट जितने H+ या जितने OH- निकलते हैं वो N फैक्टर होते हैं। तो इसके एक मॉलिक्यूल ने 2 H+ निकाल दिए तो N फैक्टर 2 हो गया, इसका N फैक्टर कितना हो गया? 1, है ना। तो ऐसे N फैक्टर लिखते हैं। तो N फैक्टर लिखने के लिए रिएक्शन की ज़रूरत है कि कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि एक ही सब्सटेंस है बट रिएक्शन अलग अलग है, तो N फैक्टर भी अलग अलग है। अभी आपको हम, जैसे ये तो चल ही रहा है, कुछ वो कंटेंट, कुछ PYQs या कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट भी देंगे जो क्लास में हम कवर नहीं करा पाते हैं, वो भी करना होगा। तो वो सारा पूरा पैकेज करोगे तब एकदम अच्छा निकल के तुम्हारा परफॉर्मेंस आएगा। हो गया बच्चों? अब देखो, इन 2 रिएक्शन में एक और बात सीख सकते हैं हम लोग। क्या? देखो, ये तो हम जानते हैं कि एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं, है ना, तो ये भी सब सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। देखो क्या फर्क है, ये है सॉल्ट 1 और इसको मैंने लिखा सॉल्ट 2, दोनों के नेचर में बड़ा फर्क है। देखो क्या फर्क है, फर्क ये है कि ये जो सॉल्ट 1 है वो एक एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये H+ को बच्चों रिलीज कर सकता है और जो सॉल्ट 2 है उसके पास तो कोई H+ है नहीं, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है ना। जैसे ये जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट
न्यूट्रल सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये फर्दर रिलीजेस H+। अब देखो इसके एसिडिक सॉल्ट होने का लॉजिक, इसको एक और चश्मे से देखते हैं ना, एक तीसरा आपको एग्जांपल बताते हैं। लुक एट द थर्ड एग्जांपल। देखो सीखो बच्चों, तीसरी रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वही है जो वहां लिखा हुआ है H2SO4 NaOH NaHSO4 प्लस H2। बच्चों सीखो, अब बात कही हमने के साथ ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ये कैसे एसिडिक सॉल्ट, देखो कैसे एसिडिक सॉल्ट। अब क्या हो कि दूसरी रिएक्शन में ये जो NaHSO4 बना है वो एक और NaOH से रिएक्ट करे। देखो जरा गौर से कैसे, ये क्या करे, H+ निकाले और NaSO4- इसके दो आयंस हो गए, और ये क्या करे, इसके भी दो आयंस हो गए Na+ और OH-। तो ये और ये मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये मिलके नया सॉल्ट बनाएंगे। तो क्या हुआ रिजल्ट, Na2SO4 और H2। बच्चों सीखो, अब यहाँ पर इसने सॉल्ट के जैसा बिहेवियर नहीं किया, इसने किसका बिहेवियर किया है, एसिड का। क्योंकि अभी तो H+ रिलीज कर रहा है ना, तो इस रिएक्शन में ये सॉल्ट के जैसा काम नहीं कर रहा है, एसिड के जैसा काम कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अच्छा, और इसमें देखो एक और पर्सपेक्टिव नजर आ सकता है, यू ऐड दीज टू रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो क्या होगा। अच्छा, इस एसिड का एन फैक्टर बताओ कितना है, 1, क्योंकि ये H+ रिलीज कर रहा है, और इस एसिड का भी एन फैक्टर कितना है, 1। अब देखो एक और तरीके से, आप दोनों को ऐड करो, तो जब तुम ऐड करोगे तो आमने सामने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, देखो H2SO4, फिर 2 NaOH आ जाएंगे, सामने क्या दिखेगा, Na2SO4 और 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। देखो देखो देखो, आमने सामने से के चला गया, तो Na2SO4 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो अब ये बताओ, अब इसका एन फैक्टर कितना माना जाए, 2। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2। तो ये जो, अच्छा अब ये सॉल्ट में कोई H है क्या, नहीं। नाउ दिस कैन नॉट बिहेव एज एसिड। अब ये बेस का बेस ही रहा, तो अब ये इसमें H+ नहीं है ना, नो H, ऐसे करते हैं, नोट करिए। तो एन फैक्टर डेफिनेटली इस बात पे निर्भर करेगा कि हाउ रिएक्शन इज प्रोसेस्ड, रिएक्शन की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेगी कि एन फैक्टर क्या है। डन बच्चों, मैं आज इसी को कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट, कल फिजिक्स में करेंगे। ब्रेक नहीं दे रहे हैं, लगातार कंटिन्यू कर दे रहे हैं, आगे बढ़े। तो ऐसे हम लोग एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। आगे चला जाए, अच्छा कई बार जैसे ऐसा भी आपको लग सकता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, यार ये तो बड़ा रगड़ते हैं, बट यू नो कि देयर इज नो स्कोप ऑफ फिनिशिंग एवरीथिंग इन सिस्टमेटिक मैनर विदाउट द रगड़ाई, है ना, और कोई स्कोप नहीं है। अगर आपकी रेगुलर क्लास नहीं होगी, इतनी लंबी लंबी क्लास नहीं होगी, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका ठीक से कुछ कंप्लीट हो जाए। तो वट एवर इज बीइंग प्लान्ड या जो भी हो रहा है वो सब फिक्स है पहले से,
उसमें कोई चेंज का गुंजाइश नहीं है। डन। तो ये हो गया हमारा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन, एक और करके आपको दिखाते हैं। तीन एग्जाम्पल हो गए, चौथा करके देखते हैं। चौथी रिएक्शन क्या है? हाँ देखो, ये भी बहुत बढ़िया है। देखो, जैसे अभी हमने एक एसिड का ऐसा एग्जाम्पल देखा जिसमें उसने दो अलग अलग मतलब दो चरण में अपना डिसोसिएशन किया। एसिड बेस का भी देख सकते हैं। कैसे? बच्चों से को जैसे AlOH का होल थ्राइस है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन HCl से कराएं तो ये तीन तरह की रिएक्शन दे सकता है। कैसे? तीन तरह की कैसे? अगर हमारा ये Al3+ हो जाए और 3OH- हो जाए, मतलब क्या हुआ, इसने एक ही बार में सभी OH- हटा दिए, तो फिर 3OH- से पेयरिंग के लिए हमें 3H+ चाहिए, है ना जी। तो यहाँ से हो गए 3 वाटर, ये बन गया सॉल्ट। तो यहाँ पर एन फैक्टर होगा 3 और यहाँ एन फैक्टर तो एक ही होगा। प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा AlCl3 और 3 वाटर के मॉलिक्यूल। देखो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया बच्चों, है ना। इसमें H+OH- नहीं है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। अब ये फोर्थ का फर्स्ट वर्जन है रिएक्शन का। इसी रिएक्शन को एक और तरीके से देखो कैसे। जैसे AlOH का होल थ्राइस है और HCl। बच्चों देखो बहुत से, अगर ये क्या करे, एक ही OH- बाहर निकाले तो पीछे क्या छोड़ जाएगा? AlOH का होल ट्वाइस प्लस। अच्छा, ये भी तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हमने 3 माइनस बाहर निकाले तो पीछे 3+ छूट गए। 1 माइनस बाहर निकालते तो पीछे 1+ छूटता। अच्छा, फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा। तो ये मिला के क्या कर देंगे, 1 वाटर। और देखो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो बच्चों सीखो, क्या ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है? बोलो नहीं, इसमें खुद OH- प्रेजेंट है। तो ये एसिडिक सॉल्ट माना जाए या बेसिक सॉल्ट माना जाए? बोलो बच्चों, कैसा सॉल्ट है ये, एसिडिक या बेसिक? बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि अब ये OH- रिलीज कर सकता है, तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट का रीजन है कि इसमें 2 OH- प्रेजेंट है। ऐसे किसका? अच्छा, ये कैसे हुआ है? जैसे नॉर्मल ऐड करते हो, इस साइड देखो क्या है, एक H2SO4 है। अब ये NaHSO4 इधर भी है, इधर भी है, आमने सामने से कैंसिल हो जाएगी। इक्वल आमने सामने जो चीज़ लिखी हो तो कट जाएगी ना। ऐसे मान लीजिए हम लिखें X+Y = X+Z, ये कट गया। तो वैसे ये भी आमने सामने से कट गया। NaOH दो थे तो 2 NaOH हो गए, एक Na2SO4 और 2 H2। नॉर्मल जैसे मैथमेटिकल एडिशन होता है वैसे हुआ। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें हमने क्या किया कि एक बार में सारे OH हटा दिए, एक बार में एक OH हटाया। अब 2 भी हटा सकते हैं। 2 कैसे हटाएंगे? तो 2 भी हटाए जा सकते हैं। ऊपर वाला रफ कर दो, ऊपर वाला लिख लिए।
देखो ऊपर वाला देखो, क्या करो कि इसी में चेंज कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, अभी थर्ड पार्ट हो गया, तो थर्ड पार्ट हो गया तो क्या कर रहे हैं, ALOH का होल ट्वाइस, नहीं ALOH माइनस 2 प्लस 2OH माइनस, बच्चों ऊपर देखो बस, अब दो OH माइनस निकालना है, तो जब 2 OH माइनस निकलेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे। अच्छा, अब चूंकि 2 OH माइनस थे तो 2 HCl लगेंगे, ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा, तो क्या रिजल्ट रहेगा, देखो देखो क्या रिजल्ट रहेगा, इससे आ जाएगा AlOHCl और यहाँ से क्या हो जाएगा 2H2। देखो उसको देखो, अब ये क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए AlOHCl और 2H2। अगेन अब ये फिर से एक बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एक OH माइनस निकल सकता है, ऐसे करना है, तो जितने OH माइनस प्रेजेंट होंगे उतने निकल सकता है, तो ये फिर से बेस की तरह रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब मल्टीपल H प्लस या मल्टीपल OH माइनस हो तो एक बार में निकलते नहीं, ग्रेजुअली निकलते हैं एक एक करके, जैसे इसको एक और तरीके से लिख के दिखाते हैं, ये जो चौथा है इसको एक और तरीके से लिख के दिखाते हैं। देखो बच्चों सीखो, जैसे ALOH का होल थ्राइस था बच्चों, एक एक करके हम लोग रिलीज करते हैं, तो देखो कैसे होगा, तो पहले एक OH हटा दिए तो 2 OH रह गए, सीखो सब, ये चौथी का ही आप समझ सकते हैं, चलो उसको पांचवा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 3 रिएक्शन लिखेंगे, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि AlOH का होल ट्वाइस रह गया और एक OH माइनस रह गया, तो इसका N फैक्टर कितना रहा है यहाँ पे 1, एक OH माइनस निकाला, तो एक OH माइनस निकाला और यहाँ पर क्या था H प्लस और Cl माइनस, तो एक OH माइनस से निपटने के लिए एक H प्लस चाहिए, तो ये सॉल्ट बन गया। अब देखिए ये खुद में एक बेस की तरह काम करेगा, कैसे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट रिएक्शन का, अभी भी ये बेस है, तो फिर से HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, अब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे, इसका एक H प्लस फिर निकल जाएगा, तो AlOHCl और OH माइनस, और यहाँ H प्लस और Cl माइनस, तो क्या होगा कि अब ये वाला H प्लस और ये वाला OH माइनस आपस में मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, बच्चों उसी को वर्ड से, तो फिर क्या होगा, ये नया सॉल्ट तैयार होगा। तो ये मैंने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे बच्चों, यहाँ 2 2 Cl थे ना, 2 गलती हो गई लिखने में, हाँ देखो सीखो, तो क्या हुआ कि इसने एक H प्लस फिर निकाल दिया, OH माइनस फिर निकाल दिया, तो अब फिर से इसका N फैक्टर कितना हो गया 1, तो अब आंसर क्या आएगा, तो अब आंसर आएगा Al और OH, अच्छा यहाँ पर एक प्लस चार्ज लगाओ, क्योंकि एक माइनस निकला तो पीछे एक प्लस हो जाएगा, तो Al OH
Cl2 प्लस वाटर। देखो बॉस, एक एक करके हो रहा है। एक OH माइनस निकला, एक H प्लस लिया, फिर दूसरा OH माइनस निकला, फिर से एक H प्लस ले लिया। अब फिर एक करो। अब वो जो Al, OH और Cl2 है, वो क्या करे कि वो फिर से एक OH माइनस हटा दे। AlCl2 फिर से प्लस, फिर से एक OH माइनस, और H प्लस और Cl माइनस। तो ये दो आपस में फिर से रिएक्ट कर जाए। बच्चों देखो गौर से, AlCl2 प्लस और Cl माइनस मिलके क्या करेगा, AlCl3 बना देगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, है ना। तो ये तीन अपने पास केमिकल रिएक्शंस हो गई। एक्चुअल होता है ऐसे ही है सॉल्यूशन में। आप अगर इसको इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो एक झटके में नहीं होगा, एक एक करके होगा। पहले एक H प्लस एक OH माइनस, फिर दूसरा H प्लस दूसरा OH माइनस, फिर तीसरा H प्लस तीसरा OH माइनस, एक एक करके। अब अगर हम तीनों को ऐड करें, है ना, अब क्या करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 करें। ऊपर सब लोग देखें, बाद में लिखिए। जैसे अब जब आप ऐड करोगे, इधर के सब इस तरफ रहेंगे, इधर के सब इस तरफ रहेंगे। तो जब एडिशन होगा तो इससे ये कट जाएगा आमने सामने, और इससे ये कट जाएगा आमने सामने। और कुछ कैंसिल होगा क्या? देखो, और तो कुछ कैंसिल नहीं। ये एक जैसा है और ये भी एक जैसा है, ये कट गया आमने सामने। तो इधर क्या बचा, AlOH का होल प्राइस, 3 HCl तीनों जुड़ जाएंगे। सामने क्या दिखेगा, AlCl3, 3 वाटर है, तीनों जुड़ जाएंगे। ये फाइनल रिएक्शन। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री चलती है ना, एक एक करके होता है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे N फैक्टर, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, तुम ऐसे भी सोच सकते हो बच्चों को, देखो 2 मिनट, क्या करो, पहला और दूसरा ही जोड़ो बस, तो तीसरी ना करो। अगर कोई पहली और दूसरी जोड़े, तीसरी ना कराए, तब क्या होगा, यही कट जाएगा आपस में, 2 HCl हो जाएंगे, ये बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन आ जाएगी। देखो, सोच के देखो, ऊपर देखो, इसको भूल जाइए नीचे को। अगर इन्हीं 2 को देखें, इसको फर्दर हम HCl से रिएक्ट ना कराएं तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। AlOH का होल थ्राइस, 2 HCl, ये तो कैंसिल ही हो गया। क्या बचा, AlOH Cl2 प्लस 2H2, 2H2 हो गया। ठीक है, तो एक बार में एक H प्लस और एक OH माइनस हो रहा है। तो अगर आप इसके साथ डायरेक्टली 2 HCl ले लीजिए तो 2H प्लस 2OH माइनस, 3 ले लीजिए तो 3H प्लस 3OH माइनस, ऐसे। चलिए लिख डालिए। अच्छा, एक थोड़ा शॉर्ट ब्रेक, क्विक ब्रेक लेते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मूविंग अहेड। बच्चों, एसिड बेस निपट गया है, अब हम लोग सॉल्ट का इफेक्टर देखेंगे ना। एसिड बेस के बाद सॉल्ट का इफेक्टर देखते हैं क्या होता है। देखो, सॉल्ट का इफेक्टर क्या होता है।
बच्चों कोई भी सॉल्ट है तो उसमें एक हिस्सा कैटाइन और दूसरा हिस्सा एनाइन का है। तो ये तो हमें समझना होगा कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज रहते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज या जो नेगेटिव चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम। तो जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का वही उसका इनफैक्टर है ना। तो अगर सॉल्ट के लिए इनफैक्टर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर कैटाइन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर एनाइन, एक ही बात, नोट करो। सॉल्ट के लिए अगर एन फैक्टर देखना है तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर कैटाइन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर एनाइन। जैसे एग्जांपल लेता है बच्चों, देखो NaCl। तो NaCl का मतलब क्या हुआ साहब, एक यूनिट प्लस है और एक यूनिट क्या है, माइनस। उसमें एक यूनिट प्लस है एक यूनिट माइनस है, तो इसका एन फैक्टर क्या लिखा जाएगा, 1। जितने यूनिट प्लस उतना ही यूनिट माइनस उतना ही यूनिट एन फैक्टर। फिर अगर दूसरा देखें से CaCl2, तो Ca2 प्लस है और 2Cl माइनस है, तो अब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव उतना ही एन फैक्टर। फिर मान लीजिए अगर देखा जाए AlCl3, तो इसका मतलब हुआ Al के ऊपर 3 प्लस है और 3Cl माइनस है, तो यहाँ पर अगर एन फैक्टर देखोगे तो कितना आएगा, 3। ऐसा एन फैक्टर लिखते हैं। तो जितना प्लस उतना ही माइनस और दैट डिराइव द एन फैक्टर। तो एन फैक्टर 1, 2 और 3 ऐसे कंप्लीट। तो इसमें आपको रिएक्शन वेक्शन की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है, चार्ज क्या है, एंड दैट गिव्स यू द आंसर। सो दिस इज एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। तो एन फैक्टर एसिड बेस और सॉल्ट, तीन चीज़ों का हो गया। अब बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका एन फैक्टर हम लोग कब पढ़ेंगे, जब रिडॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी उसको चर्चा उसकी नहीं करेंगे। अब चलिए, अब ये जो हमने एन फैक्टर पढ़ा, कैसा, अच्छा प्लस माइनस इक्वल नहीं रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या करेंगे दीदी। सॉल्ट जो होते हैं दीदी उसमें तो ऐसा थोड़ी होता है, ये सॉल्ट का एन फैक्टर है। वहाँ हम एन फैक्टर किसका लिख रहे थे, एसिड का, अब किसका लिख रहे हैं, सॉल्ट का। तो सॉल्ट में क्या होता है, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। तो ये सॉल्ट जो कंपाउंड है उसका एन फैक्टर, ठीक है। और अभी तक तुम क्या H का समझ रही थी, तो बताओ फिर क्या। तो अभी तक H का ही समझ रही थी। एन फैक्टर H का नहीं होता है ना, एन फैक्टर OH माइनस का होता है। एन फैक्टर हमेशा कंपाउंड का होता है। अब अगर वो कंपाउंड एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा, लेकिन वो एन फैक्टर H प्लस का नहीं है, वो किसका है, एसिड का एन फैक्टर है। ऐसे अगर बेस है तो OH माइनस रिलीज करेगा, लेकिन वो एन फैक्टर OH माइनस का थोड़ा ही है, किसका है, उस बेस का है जो OH माइनस रिलीज कर रहा है। और जो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, उसकी का कैटाइन का या एनाइन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो ओके, तो ये तो हो गया। तो भाई कशिश जी का डाउट था, हम लोग दूर किए। लेकिन कशिश, तुम जो है होली दिवाली आती हो, बीच में गायब हो जाती हो, ऐसे करोगी
फिर जो है जैसे मैं क्या करूँ, बात बनेगी नहीं, कुछ लाभ मिलेगा नहीं। चलिए एनीवेज, एन फैक्टर का मामला क्लियर हो गया, एन फैक्टर समझ गए सब बच्चे? चलिए बहुत अच्छे। श्रुति बताओ एन फैक्टर क्या होता है? कोई पूछे? श्रुति आज की क्लास में तुम्हारे सर ने एन फैक्टर पढ़ाया, तुमको भी यहाँ सर पढ़ाया, क्या पढ़ाया क्या बताओ? एन फैक्टर के बारे में जो आप जानती कुछ बताइए, 2 लाइन, क्या क्या जानती? तो आपको कहना चाहिए कि सर आपने बताया एन फैक्टर 4 तरह के कंपाउंड में, एसिड, बेस, सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें आपने 3 पढ़ाए। तो एसिड का एन फैक्टर जितने एसिड H+ रिलीज करे वो एन फैक्टर हो गया। बेस का एन फैक्टर, बेस जितना OH- रिलीज करे वो बेस का एन फैक्टर। तो एसिड हो गया बेस। सॉल्ट का एन फैक्टर, सॉल्ट का जितना कैटाइन का चार्ज हो, जितना एनाइन का चार्ज हो, उसका मैग्नीट्यूड उसका एन फैक्टर हो गया। बस यही तो है। चलिए तो ये तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, एन फैक्टर की चर्चा होगी तो अब बात करी जाएगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। है ना? देखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब देखो ये मोल कॉन्सेप्ट का एकदम हाईएस्ट स्टेप है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन अब किसी का शुरुआती की नीचे के मामले गायब है, अब मोल में ही नहीं क्लियर है, नहीं पढ़े हैं, तो फिर अब ये किसको कैसे होगा? तो ये तो हमेशा ही रहता है बच्चों, पहले की चीज़ पहले समझ आनी चाहिए, तब बात की समझ पाएंगे। तो सब लोग रिवाइज करें, पीछे का जो भी नोट कर लीजिए क्या क्या है भाई इसमें पढ़ाने का। देखो क्या होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास से। ठीक, देखो इक्विवेलेंट मास क्या है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास में हम एन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो वो ही उसका क्या होता है जी, इक्विवेलेंट मास होता है। किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास में एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए तो वी गेट इट्स इक्विवेलेंट मास। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई पूछे कि साहब इक्विवेलेंट मास बताइए, आप इक्विवेलेंट मास बता दीजिए किसका, H2SO4 का बता दीजिए। तो आपने फट से सॉल्यूशन लिखा। सर ये जो इक्विवेलेंट मास आप पूछ रहे हैं ये बहुत आसान है। H2SO4 का मोलर मास होता है 98, एन फैक्टर हो गया 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 49। ये 98 ध्यान में है कि नहीं H2SO4 का? भाई H का 1, सल्फर का 32, O का 16, तो मिला के 98 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बच्चों बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बोलो आदित्य, बता सकते हो कि नहीं, कि नहीं बता पाओगे? डायग्राम मान लो पता है तुम्हें, रटा हुआ है यहाँ पे डायग्राम में 2H+ निकल सकते हैं। क्यों दे दिया आप बताएं, निकाल लेंगे? किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना तो ऐसे ही करेंगे, कुछ और ट्रिक है इसकी? ठीक, सारे लोग संतुष्ट हैं इससे? कोई असंतुष्ट जीव हो तो बताएं। कोई बालक अगर असंतुष्ट है इस फॉर्मूले से तो बताए। है जी, कोई असंतुष्ट है? उल्लू के पट्टे हैं आप लोग, हम समझ गए, एकदम जो है टोपे छाप है। अब ये कैसे हो जाएगा? अच्छा बताओ ये क्यों गलत है दीदी, आप बताएं, क्या इसमें ऐसी कमी हो गई कि हम आप लोगों को टोपे छाप बोलने बताएं?
क्या गड़बड़ी है दीदी आप बताएं। ये और बड़ी वाली कह रही साहब हमें पता ही नहीं है एसिड है बेस। अरे H2S बोलने की क्या जरूरत है, जग जाहिर है एसिड ही है। H2SO4 तो एसिड है, जो एसिड है वो बेस कहाँ से हो जाएगा इसमें। हाँ श्रीमान जी और कोई बताएं इसमें क्या कमी है, तुम बताओ। राजवीर बताएं, राजवीर बताओ क्या गलती हो गई राजवीर हमसे। हाँ बताएं दीदी। जी देखो उन्होंने सही बताया, इसका एन फैक्टर जरूरी थोड़ी है दो ही। एन फैक्टर तो इस पर निर्भर करेगा कि कितने H+ रिलीज कर रहा है। तो कशिश ने एकदम सही जवाब दिया। इनका कहना है कि एन फैक्टर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो 2 कहे लिख रहे हो आप। अरे समझ रहे हो कि नहीं है? तो बाकी लोग नशा किए हैं क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एन फैक्टर 1 और 2 दोनों हो सकता है, तो फिर 2 होगा इसकी क्या गारंटी है। तो इक्विवेलेंट मास, अच्छा अगर मान लीजिए HCl लिखते, जैसे हम कहते हैं दूसरे एग्जाम्पल में कहते कि अच्छा एक काम करो, इक्विवेलेंट मास बता दो, इक्विवेलेंट मास बता दीजिए किसका, HCl का। तो अब इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं सब। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 35.5 और एक 36.5 और एन फैक्टर में इसका 1 लिख दिया। देखो देखो मीन्स लर्निंग इज, यू शुड एंजॉय दिस फेज बच्चों। फिर ऐसा समय नहीं आएगा, तुम कितने भी तुम किसी भी IIT में चले जाओगे ना, तो तुम्हें इतने मन से कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें अभी हमको ये लालच है कि मैं मेहनत से पढ़ाऊँगा तो बच्चे मेरे सेलेक्ट होंगे, अच्छा रैंक करेंगे, अच्छा कर पाएंगे, इतना कम्पिटिटिव है। वहाँ कोई लालच नहीं है, वहाँ तो फॉर्मेलिटी है कि ठीक है आओ पढ़ो ना पढ़ो अटेंडेंस लगाओ जाओ, वो सिस्टम अलग है और ये सिस्टम अलग है। तो आप मेहनत से पढ़िए। अब बताओ ये सही है कि गलत स्टेटमेंट, बोलो जी। ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन फैक्टर 1 ही है, कंफर्म है, वहाँ कंफर्म नहीं है। अरे समझे कि नहीं। तो एन फैक्टर जब कंफर्म होगा तब आप लिख सकते हैं, वहाँ इसलिए गड़बड़ है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास H2SO4 का फिर क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, सब नहीं लिख सकते। उसको लिखने के लिए हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो अगर किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल एन फैक्टर्स होने की गुंजाइश है, तो क्या उसका इक्विवेलेंट मास बिना रिएक्शन जाने लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। लिखो उस पर, लिखो लिखो if multiple values of n factor exist, if multiple values of n factor exist, comma, comma, if multiple values of n factor exist, comma, comma, equivalent mass cannot be answered of such substance, yes, such compound, equivalent mass of such compound cannot be answered, equivalent mass of such compound cannot be answered until and unless reaction is given, until and unless reaction is given. If multiple values of n factor exist, comma, equivalent mass of such compound cannot be answered until and unless reaction is given. बच्चों जब तक रिएक्शन नहीं पता है तब तक आप इक्विवेलेंट मास नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो रही बात इक्विवेलेंट मास की, सारे बच्चे लिख लिए, ओके वेरी गुड। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में दूसरा एक टर्म आता है
बच्चों देखो, दो फॉर्मूले केमिस्ट्री में एक जैसे चलते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला तो तुम पढ़ चुके हो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स अगर पढ़ा जाए तो तुम क्या लिखते हो? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ही पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाए तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखा जाए, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा जाए, एक ही बात है। तो आंसर क्या होता है? तो मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास लिखते हैं बच्चों। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में मोलर मास की जगह क्या यूज करना है? इक्विवेलेंट मास, वही डिफरेंस। ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, जैसे अब अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखें तो देखो क्या लिख रहा है? मास तो ऊपर हो गया। अच्छा, इक्विवेलेंट मास का मतलब अभी क्या सीखे थे? तो आप सीखे थे सर ये होता है मोलर मास, और नीचे क्या आता है? एन फैक्टर। तो अगर आप इसको ऐसे कर दो, मास ऊपर लिखिए, मोलर मास नीचे लिखिए, और एन फैक्टर से ऊपर गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा वही चीज, है ना? तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका होता है? एन फैक्टर का। ऐसे चलता है। तो मास बाई मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, और उसमें एन फैक्टर से गुणा कर दीजिए, तो वही होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स, और उसके साथ साथ क्या आता है? उसमें एन फैक्टर भी हो जाता है। दिस इज हाउ वी सॉल्व। चलिए नोट कर लीजिए। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जनरली एन इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, और एन फैक्टर को आप एन एफ से रिप्रेजेंट करते हो। इस तरह से भी ध्यान रख लो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और डाल लें, क्या होता है? एक टर्म होता है मिली इक्विवेलेंट्स, जैसे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। तो जैसे मिली मोल्स होते हैं वैसे मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो इसको क्या लिखोगे? तो ये हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू 1000, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट न लिख के आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी लिख सकते हैं, इनटू 1000 ऐसे। तो जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हैं, दे आर व्हाट? दे आर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, और यू कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000। सो विद दिस पोर्शन इज डन। अब हमने एन फैक्टर के बाद, देखो एन फैक्टर इसलिए मैंने पढ़ाया कि अगर एन फैक्टर आप नहीं जानेंगे तो फिर आप ये सब कैसे कर पाएंगे, है ना? क्योंकि इन सब में एन फैक्टर का यूज है। अब एन फैक्टर समझ लिए, इक्विवेलेंट मास समझ लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझ लिए, है ना? तो अब आती है बात नॉर्मेलिटी की। नाउ पुट द हेडिंग नॉर्मेलिटी। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है नॉर्मेलिटी, और उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं?
कैपिटल एन से। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी मोलैरिटी से मिलती जुलती है। जैसे अगर हम कहें कि साहब मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। अब नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी की डेफिनेशन में मोल्स की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व रहते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। बात समझ गए क्या फर्क है? तो लिखें, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व रहते हैं उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बात एकदम क्लियर कट ध्यान में रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट की जगह अगर केवल इक्विवेलेंट वर्ड का यूज कर रहे हो तो भी कोई हर्जा नहीं। ठीक है, सेम ही चीज़ है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह लो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कह लो, एक ही बात है। चलिए साहब, तो ये तो निपट गया, इसका फॉर्मूला भी लिख लो। अच्छा देखते, जैसे अगर मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होती है, क्या होती है मोलैरिटी बोलो, तो मोलैरिटी में लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन, ये होती है मोलैरिटी। अब मोल्स की जगह क्या कर देना है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो हो जाएगी नॉर्मेलिटी, है ना। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट वर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं है, ऑफ सॉल्यूट तो लिखो, और यहाँ भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है तुम्हारी मोलैरिटी बच्चों। अब नॉर्मेलिटी में क्या हो जाएगा, तो यहाँ बस ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट कर दीजिए, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए, हो गया, ये नॉर्मेलिटी होगी। तो नॉर्मेलिटी में क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। जल्दी लिख लो फटाफट। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो, बच्चों सीखो देना, जैसे हम नॉर्मेलिटी की बात करें, देखो और से, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यही तो होता है। इसमें बी से डिवाइड कर दो, तो इतना हिस्सा क्या है जी, मोलैरिटी। तो एक हम रिजल्ट और याद रख सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो कैसे होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नोट करिए।
एक और बात समझना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इक्विवेलेंट मास लिखिए H2SO4 का, तो उसमें बात हुई कि साहब पता ही नहीं n फैक्टर 1 लेना है कि 2 लेना है ना। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन ना दी और तुम्हें इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ जाए। तो अगर ऐसी स्थिति आ गई कि रिएक्शन नहीं दी और इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ रही है, तो आप n फैक्टर की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे H2SO4 के केस में n फैक्टर कितना लिखोगे, 2। तो जहाँ पर वो लिखे थे ना, वहीं पर इस चीज़ को ऐड कर लें। जहाँ पर मैंने लिखवाया था ना कि अगर मल्टीपल n फैक्टर्स होते हैं तो आप नहीं लिख सकते, वहीं पर एक लाइन और ऐड कर लें कि ऐसे लिखें कि इफ वहाँ जगह ना हो तो कहीं भी जगह हो जहाँ तुम्हें लगे, अभी जो चल रहा है वहाँ पे भी लिख सकते हो। लिखे ऐसे लिखें, अगर किसी कंपाउंड के मल्टीपल n फैक्टर्स हैं, अगर किसी कंपाउंड के मल्टीपल n फैक्टर्स हैं लेकिन रिएक्शन नहीं पता है और इक्विवेलेंट मास लिखना है, अगर किसी कंपाउंड के मल्टीपल n फैक्टर हैं, रिएक्शन नहीं पता है लेकिन n फैक्टर को यूज करना ही है, रिएक्शन नहीं पता है लेकिन n फैक्टर को यूज करना ही है, then we take the maximum value of n factor. Then we take the maximum value of n factor. बच्चों समझ गए क्या बात हो रही है। अगर किसी कंपाउंड के मल्टीपल n फैक्टर हैं, है ना, लेकिन रिएक्शन नहीं पता है और n फैक्टर को यूज करना ही है, तो कौन सा n फैक्टर लोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी n फैक्टर की उसको लिया जाएगा। तो अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे हमने कहा कि साहब ऐसा है कि 250 ml सॉल्यूशन है of H2SO4 aqueous containing H2SO4 98 होता है ना, डबल कर दो 196, containing 186 ग्राम pure H2SO4. Find कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन एंड कैपिटल एन दोनों बताना है, नॉर्मेलिटी भी बताना और मोलैरिटी भी बताना। 250 ml सॉल्यूशन है H2SO4 के और उसमें 196 ग्राम प्योर H2SO4 प्रेजेंट, तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी 100 बताइए, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी 100 बताइए, दोनों बताइए। चलिए बच्चों, ये भी हमें समझना है कि आपको समझना है कि आप भले ही सीरियस कम हो अपने पढ़ाई के लिए अपने, लेकिन आपके गार्जियन सब बड़े सीरियस हैं, है ना। तो आप इस बात को भी ध्यान से देखो, अच्छी मेहनत करो। रगड़ते रहने में कुछ फायदा नहीं। चलो बोलो, देखो समझो, तो बड़ा ही सरल है। कैसे सरल? ऐसे है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स देखे जाए तो मास बटे मोलर मास, तो 2 मोल्स हो गए किसके, H2SO4 के। अब अगर बात चले कि मोलैरिटी साहब बताइए, तो सॉल्यूट के मोल ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, सॉल्यूशन ml में था तो 10⁻³ से गुणा कर दिया तो लीटर में हो गया।
तो जब भी मोलैरिटी लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं मोल्स और नीचे लिखते हैं लीटर। तो आंसर कितना हो गया, 1000 ऊपर 2 और नीचे 250। तो ये 8 मोलर सॉल्यूशन हो गया। अब ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि नॉर्मेलिटी बताइए। तो जो तुमने मोलैरिटी लिखी है उसमें इन फैक्टर से गुणा कर दीजिए, बस हो गया। तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तब आप नॉर्मेलिटी कितनी लिखेंगे, 8 × 2 यानी 16। अब नॉर्मेलिटी को भी आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। कैपिटल एन इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे 16 नॉर्मल सॉल्यूशन। और इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 8 मोलर सॉल्यूशन, है ना। तो नॉर्मेलिटी के लिए नॉर्मल वर्ड का यूज होगा, मोलैरिटी के लिए मोलर वर्ड का यूज होगा। तो ये 16 नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, इसकी नॉर्मेलिटी 16। ठीक है, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए बात अच्छा, एक दो और कर लो। डन। अब जैसे मोलैरिटी में हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कि अगर एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ क्या है। फिर एक पढ़ा था कि अगर हमने कई सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, सबकी मोलैरिटी दी है, तो जो नया सॉल्यूशन आया उसकी मोलैरिटी बताओ क्या होगी, है ना। तो वो भी सब यहाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो देखो ध्यान से देखो। जैसे बात हो रही है कि क्या बताना है, हाँ लिखो नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो देखो इसका क्या मतलब है, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब है। देखो जैसे 2 सॉल्यूशन बनाते हैं, ये इनिशियल सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है। ये V1 लीटर, ये है हमारा इनिशियल सॉल्यूशन। आपने क्या किया, इसमें कुछ पानी मिला दिया, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम बढ़ के V2 लीटर हो गया। तो ये है साहब फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब जैसे इसकी नॉर्मेलिटी है N1, और इसकी नॉर्मेलिटी है N2। तो पूछा जाएगा कि साहब N2 बताइए क्या है। तो बहुत सरल है। कैसे, देखिए आपको लिखना होगा, देखिए आपने तो पानी मिलाया, सॉल्यूट में तो परिवर्तन किया नहीं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of gram equivalents of solute after dilution। जो सॉल्यूट पहले था
वही सॉल्यूट बाद में भी है। अच्छा एक बात और देखो, जैसे नॉर्मेलिटी की वैल्यू, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, बता देनी चाहिए। जहाँ तुमने नॉर्मेलिटी लिखा था, नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या लिखी थी आपने? फॉर्मूला क्या लिखा था? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम लिखे थे ना। वहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख लो, वहाँ लिख लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या लिखेंगे बोलो? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला जहाँ नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिखी थी ना, वहीं पर लिख लीजिए नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। बच्चों जरा ऊपर देखो, तो डाइल्यूशन के पहले जो इक्विवेलेंट है और डाइल्यूशन के बाद उतने ही। भाई हमने तो पानी ना मिलाया है, सॉल्यूट तो कम ज़्यादा किया नहीं, तो डाइल्यूशन के पहले बताओ कितने इक्विवेलेंट है? N1V1, और डाइल्यूशन के बाद कितने? N2V2। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, हो गया, बस यूज़ कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई कहे कि N2 बताइए साहब क्या होगा, तो N2 को क्या लिख सकते हो? N1V1/V2। कोई कुछ भी पूछ सकता है, चार चीज़ें कोई भी एक पूछी जा सकती है, N1 N2 V1 V2, तो आप N1V1 इक्वल टू N2V2 का यूज़ करिए, आंसर लिखिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। सब बच्चे लिख लें। तो आई थिंक आज के लिए आपको पर्याप्त डोज मिल चुका है। अब आप लोग घर जाएं और फिर कल की तैयारी करें, लेकिन अच्छी मेहनत करें बच्चों, है ना। कम काम करने से बेहतर है काम ही ना किया जाए। अब टेस्ट तुम्हारा छोड़ देते हैं, अगले संडे को टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट में चलिए तुम्हारा इस संडे को हमने टेस्ट छोड़ दिया, अगले संडे का सिलेबस क्या क्या है बताइए। सिलेबस नोट कर लीजिए अगले संडे का। एक तो सेट्स पूछ लेंगे, रिलेशन फंक्शन पूछ लेंगे, और क्या पूछ लेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट। जितना मोल कॉन्सेप्ट तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, फुल मोल आएगा, है ना, ये पूरा नॉर्मलिटी और मल्टी सब लेके। इसमें एक आध लेक्चर और है तो वो भी खत्म हो जाएगा, और बेसिक फिजिक्स में पूरा बेसिक फिजिक्स आएगा अपार्ट फ्रॉम एरर, जितना भी बेसिक फिजिक्स है ना सब टेस्ट आएगा। चलिए आप अपनी कॉपी अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक हफ्ते का और समय ले लीजिए, और जिनका छूटा है तब तक वो अपना कंप्लीट कर लें सारे बच्चे, ठीक है। डन।